नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हेट्रोस्केडेस्टिसिटी के बारे में कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी क्या होता है और इसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। अगर मॉडल में हमारे अगर हेट्रोस्केडेस्टिसिटी आ जाए तो हम लोग कैसे पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। तो इन सभी पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होमोस्केडेस्टिसिटी में ये कहा जाता है कि जो इरर टर्म का वेरिएंस है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब कि आपको पता होगा कि अगर हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई आई इजकल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई हो, जहां ये डिस्टरबेंस टर्म होता था और ऐसा कहा जाता था जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर हो। इसका मतलब ये है कि इक्वल टू मैं वन के लिए लूं, टू के लिए लूं, डॉट डॉट एन के लिए लूं, किसी के लिए भी लूं, हर केस में हमारा जो वेरिएंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा एजम्पशंस रहता था क्लासिकल जो भी हमारा एसएलआर मॉडल होता था। अगर बाई चांस ये जो हमारा मॉडल कहता है कि जो वेरिएंस ऑफ डिस्टरबेंस टर्म है वो सिग्मा स्क्वायर नहीं है, मतलब हर एक केस के लिए सिग्मा स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, सिग्मा आई स्क्वायर है, तब इस केस में हमारा जो एसएलआर का एजम्पशंस है वो ब्रेक, जब वो ब्रेक होगा तो इस केस में हमारा जो होमोस्केडेस्टिसिटी होता है डिस्टरबेंस टर्म का वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हेट्रोस्केडेस्टिसिटी में। तो one of the important assumptions of the classical linear regression model is that the variance of disturbance term are same, where variance of ei is equal to sigma square. This assumption is known as homoscedasticity, where homo means equal and scedastic मतलब spread, मतलब जो हमारा स्प्रेड होगा इरर टर्म का वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे। सिंपली अगर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हो तो वहां पे हम लोग लिखते थे वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। कुछ मॉडल ऐसा होता था y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। If this assumption is not satisfied, we say that epsilons are heteroscedastic. Now consider linear regression model. Yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. I goes to 1 to n, where expectation of epsilon I is 0 and variance of epsilon I is equal to sigma square. ये हमारा केस होता था होमोस्केडेस्टिक का, ठीक है। इन हेट्रोस्केडेस्टिक हेट्रोस्केडेस्टिक केस वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर। यहाँ पे हर केस में वेरिएंस हमारा क्या होता है, सेम नहीं होता है। अच्छा, ये हेट्रोस्केडेस्टिक किन डेटा में अगर जनरली होता है, एक तो होता है टाइम सीरीज डेटा में और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल जो डेटा होते हैं उसमें जनरली हेट्रोस्केडेस्टिसिटी पाई जाती है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। तो अगर मान लीजिए कि हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो डिनोट करता है कि हमने मान लीजिए टाइपिंग की प्रैक्टिस की तो कितने नंबर ऑफ आवर हमने टाइपिंग प्रैक्टिस की, और वाई डिनोट करता है टाइपिंग एरर पर पेज, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमने एक तरफ डेंसिटी लिया, दूसरी तरफ आवर्स ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस और तीसरा टाइपिंग एरर। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन है, ग्राफ दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो स्प्रेड है वो कम है, इसके कंपेरिजन पे यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। लिस्ट स्प्रेड फ्रॉम द सी, स्प्रेड मोर कंपेयर टू वन एंड स्प्रेड मोर फ्रॉम सेंटर कंपेयर टू वन एंड टू। कहने का मतलब ये है कि अगर हेट्रोस्केडेस्टिसिटी होगा तो हमारा जो हमारा स्प्रेड होगा वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन है सिग्मा इसका स्क्वायर, ये घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। हर जगह जो स्प्रेड होगा वो सेम नहीं होगा, इरर हर जगह सेम नहीं होगा। तो ये इसी ग्राफ को शो कर रहा है। जनरली अगर टू डायमेंशन में बात करें तो एक्स इधर हो गया, वाई हो गया, तो यहाँ पे देखिए अगर पास में आप लेते हैं एक्स और वाई तो यहाँ पे आपका जो आउटलायर्स है, जो इरर है का स्प्रेड है, अगर आप इन बिटवीन लेंगे तो ये थोड़ा इससे ज्यादा है और इन बिटवीन इससे भी ज्यादा है। वही हम लोग अगर होमोस्केडेस्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा
कहने का मतलब क्या है, एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ टाइपिंग, कितना प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग का, और वाई हमारा है कितना टाइपिंग एरर आता है पर पेज। ये जनरली है कि अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस अधिक करोगे तो ये कंफर्म है कि जो टाइपिंग एरर होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है, मतलब घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन होमोस्केडेस्टिसिटी ये कहता है कि भैया आप चाहे जितना भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, हर केस में जो टाइपिंग एरर जो पेज है वो सेम ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। क्या जनरली ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारा ये कह रहा है कि टाइपिंग हमारा एरर जो पर पेज है हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप 10 घंटे प्रैक्टिस करो चाहे 5 घंटे प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो ये वही केस है कि यहाँ पे जो वेरिएशन है, स्प्रेड है, यहाँ पे जो स्प्रेड है वो हमेशा सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोस्केडेस्टिसिटी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है फिर कम है कम है, ये हेट्रोस्केडेस्टिसिटी को शो कर रहा है। 2 डायमेंशन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्प्रेड है वही स्प्रेड यहाँ पे है, अप्रोक्सीमेट वही स्प्रेड यहाँ पे है। इसको बोलते हैं होमोस्केडेस्टिसिटी, और ऊपर को बोलते हैं हेट्रोस्केडेस्टिसिटी। वही एग्जाम्पल लिया है कि सपोज इन ladle X denotes the number of hours of practice for typing and Y denotes the number of typing errors per page. It is expected that the number of typing mistake per page decreases as the person practice more. The homoscedastic disturbance assumption implies that the number of error per page will remain same irrespective of the number of hours of typing practice, which may not be true in practice. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा हेट्रोस्केडेस्टिसिटी का, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि क्या कंसिक्वेंसेज हैं हेट्रोस्केडेस्टी, अगर किसी मॉडल में हेट्रोस्केडेस्टिसिटी है तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो आप जनरली क्या कर सकते हैं कि अगर वो एसएलआर पूरा फॉलो करता, मतलब वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई सिग्मा, मतलब डिस्टरबेंस का जो वेरिएंस है हर केस में सिग्मा स्क्वायर होता, मतलब वेरिएंस होमोजेनिटी वाली होती, तो हम कह सकते थे कि हमारा जो एस्टिमेटर आता है ओएलएस प्रिंसिपल से वो ब्लू होता। अगर ब्लू होता तो वो एफिशिएंट होता, अगर वो एफिशिएंट होता तो हम लोग आराम से जो भी हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स होता रिग्रेशन कोफिशिएंट का, बीटा नॉट बीटा वन का, वो कहीं ना कहीं वो भी एफिशिएंट होता और हम लोग टी टेस्ट एफ टेस्ट यूज कर सकते थे। और आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर हमको एफिशिएंसी पता हो गई कि हाँ बीटा नॉट और बीटा वन एफिशिएंट है, ब्लू है, तो हम लोग एक कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। और क्या हो सकता था एसएलआर के माध्यम से, इससे हम लोग एक हर मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस होती है, अगर बीटा वन इक्वल टू जीरो है बीटा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये कभी कभी रिजेक्ट भी होता कभी एक्सेप्ट होता। और क्या हो सकता है, और आई थिंक इतना सफिशियंट है कंसिक्वेंसेस जानने के लिए, और देख लेंगे। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए कि जो कंसिक्वेंसेस में क्या होगा। पहला कि द ओएलएस एस्टिमेटर्स एंड प्रेडिक्टर्स बेस्ड ऑन देम रिमेन अनबास्ड एंड कंसिस्टेंट। ये ठीक है कि अभी हम लोग देखेंगे भी कि जो ओएलएस एस्टिमेटर हेट्रोस्केडेस्टिसिटी केस में हम लोग निकालेंगे वो हमारा अनबायस्ड भी होगा कंसिस्टेंस भी होगा, लेकिन बस फर्क ये है कि ये ब्लू नहीं होगा, मतलब इसका जो वेरिएंस आएगा एस्टिमेटर का बीटा नॉट कैप या बीटा वन का, वो बेस्ट नहीं होगा, उसकी वेरिएंस ज्यादा होगी। द ओएलएस एस्टिमेटर आर नो लॉन्गर ब्लू, सो द रिग्रेशन प्रेडिक्टर्स विल बी इनएफिशिएंट दो कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनएफिशिएंट होंगे क्योंकि वो ब्लू नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट ही हमारे ब्लू नहीं है, तो इनका जो हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स वो भी क्या होगा, ब्लू नहीं होगा, मतलब इनएफिशिएंट होंगे। इसलिए जो द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यानी टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर नो लॉन्गर वैलिड, और regression estimates cannot be used to construct the confidence interval are used for inferences। तो ये इसके consequences रहेंगे। और हम consequences देख लेते हैं, जैसे वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा तो अफेक्ट द वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट का जो हम वेरिएंस बीटा वन कैप निकाले, ये कहीं ना कहीं होमोस्केडेस्टिसिटी वाले अगर हम वेरिएंस निकालें बीटा वन कैप से ज्यादा ही होगा, तो उसका इफेक्ट होगा। और क्या हो सकता है कि ये जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो लो प्रोवाइड कराएगा
टू हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एंड एफ स्टैटिस्टिक, जो हम लोग कह रहे हैं कि एफ और टी वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो उसका कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब हमको पता कि ज्यादा हो जाएगी तो इस केस में तो हमेशा हम कहेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस टू ऑफन, और एक हमेशा एक टाइप फर्स्ट एरर जो होता है अल्फा, वो हमेशा जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे 5-7, आप समझ सकते हैं, जो एक के बाद एक याद कर रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं तो इसको हो जाएगा आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं हेट्रोस्केडेस्टिसिटी के, कि किन किन सोर्सेज की वजह से होता है। पहला कि जो हम लोग मान लो जिस वेरिएबल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हो सकता है वो मतलब इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीज कर, उसका जो ट्रेंड आए कभी इंक्रीजिंग हो सकता है डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा। जब फिक्स नहीं रहेगा तो इट्स ऑब्वियस कि उसका जो सिग्मा वो मतलब वेरिएबिलिटी क्या है, चेंजेस हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो पहला सोर्सेस यही है कि द नेचर ऑफ फेनामेनन अंडर स्टडी मे हैव एन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड। दूसरा है कि समटाइम्स द ऑब्जर्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस, जैसे ऑब्जर्वेशन आपका x1 y1 है, x2 y2 है, हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन कहीं कहीं सैंपल मीन हो, x बार y बार टाइप का हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि समटाइम्स द ऑब्जर्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस एंड दिस इंट्रोड्यूस द हेटेरोस्केडेस्टिसिटी इन द मॉडल। तीसरा यह है कि समटाइम्स theoretical considerations introduce the heteroscedasticity in the data। चौथा है इट कैन अराइज व्हेन देयर आर आउटलायर्स, अगर आउटलायर्स बहुत ज्यादा हैं तो भी ये अराइज हो सकता है। अगला है अराइजेस व्हेन मॉडल इज नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड, हमने मॉडल देख ले लिया और हमने ध्यान नहीं दिया कि मॉडल किस टाइप का है, हमने ऐसे ही बस अप्लाई कर दिया वेलनेस। तो अगर हम स्पेसिफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इट्स ऑब्वियस कि हमारा इसके डेस्टिनेशन क्या होगा, जनरेट होगा। अच्छा, ये जो सोर्सेस है मोस्ट ऑफ द सोर्सेस यही आर्टिकुलेशन के लिए भी होंगे, मोस्ट ऑफ द यही पॉइंट मल्टीकोलिनियरिटी के लिए भी होंगे, आप लोग आगे देखिएगा। तो ठीक है, यही है कि अराइजेस व्हेन मॉडल इज नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड। अगला है स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिग्रेसर और रिग्रेसर। ठीक है, अगर वही है कि अगर आउटलायर होगा तो अगर स्क्यूनेस हो डेटा में। इस फिर है अदर सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिसिटी, क्या होता है इनकरेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन, आपने जो डेटा लिया वो इनकरेक्ट हो। अगला हो इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, ठीक है, हो सकता है वो लीनियर लॉग लीनियर के फॉर्म में हो। ठीक है, फिर है पुअर डेटा सैंपलिंग मेथड, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका जो सैंपलिंग मेथड हो सकता है वो सही नहीं हो। तो ये सब वजूहात हैं, ये सब रीजन या सोर्सेज हैं हेट्रोस्केडेस्टिसिटी जनरेट होने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी मॉडल में है तो इसको कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता करें कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ मेथड है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल अप्रोचेज और दूसरा होगा फॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल अप्रोच में क्या करते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वर्सेस एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल अप्रोच। और दूसरा होता है फॉर्मल अप्रोच, उसमें बहुत सारे मेथड है, जिसमें है ड्रूस्ट, पेगन टेस्ट, ग्लेडसेर टेस्ट, पार्क टेस्ट, स्पियर्समान रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट, व्हाइट टेस्ट, रैमसे टेस्ट, फील्ड क्वांटिटी टेस्ट एंड बार्टलेट टेस्ट। इसमें से 2-3 हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट। ये सब जो टेस्ट है बस आप समझ लीजिएगा, इजी है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं एक मॉडल है हमारा एस एल आर का, वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई गोज टू 1 to n, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ यू आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये जैसा हेट्रोस्केडेस्टिसिटी मॉडल ने मान लिया। अब ये कह रहा है कि फीड द रिग्रेशन टू द डेटा ऑन वाई एंड एक्स एंड एस्टिमेट द रेजिडुअल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डेटा है x1 y1, सॉरी
आपके पास डेटा है x1 y1 डॉट डॉट xn है। इस डेटा के अनुसार आप जो भी मॉडल इसको फिट करिए, यहां से आप बीटा 1 कैप की वैल्यू, बीटा 2 कैप की वैल्यू निकालिए। ठीक है, जब ये निकल जाए तो यहां से आप वाई हैट निकाल लीजिए, यहां से आप ई हैट निकाल सकते हैं, वाई माइनस वाई हैट। तो वही कह रहा है कि फीड द रिग्रेशन टू द डेटा वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द रेजिड्यूअल। ठीक है, आपने रेजिड्यूअल मान लीजिए निकाल लिया है, हमने ई हैट लिया, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिए हैं यू हैट। ठीक है, फिर जब ये निकल जाए रैंक बोथ। अब इस जो हमारा रेजिड्यूअल निकला इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए और रैंक कर दीजिए बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिड्यूअल एंड एस्टिमेटेड वाई आई। जो आपका ये है एस्टिमेटेड रेजिड्यूअल का एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बीच, और जो हमारा वाई हैट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इसके बीच आप लोग क्या करें, रैंक कर लीजिए एंड कंप्यूट द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, वे डी आई क्या होता है, डिफरेंस इन द रैंक फॉर द ith ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग इसके लिए मान लेते हैं अगले स्टेप में कि हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है 0, और जो सैंपल साइज है वो 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। तो इस केस में अगर हम लोग ये स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करना चाहें तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टी टेस्ट, और टी टेस्ट का फार्मूला होता है आर एस स्क्वायर रूट n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर एस स्क्वायर। अब वही सिंपल, अगर टी कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड से ज्यादा है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि रो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहीं ना कहीं उसमें हेटेरोस्केडेस्टिसिटी है। ठीक है, तो वही कर रहा है, द कंप्यूटेड टी वैल्यू एक्सीड्स द टेबुलेटेड वैल्यू तो वी में एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। ये हमारा था स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट। अब जो हम लोग अगला टेस्ट की बात करेंगे वो है आपका पार्क टेस्ट। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है, पार्क टेस्ट भी बहुत इजी है। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड होता है सच दैट कि मैथमेटिकल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा आई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म का वेरिएंस, एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है, एक्स आई। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन सिग्मा आई स्क्वायर एंड एक्स आई। द फंक्शनल फॉर्म सजेस्टेड बाय पार्क इज ऑफ द फॉर्म। तो पार्क ने एक फंक्शनल फॉर्म प्रोवाइड किया, वो फॉर्म ऐसा था कि सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई टू द पावर बीटा ई टू द पावर वी आई, वेयर वी आई इज अ डिस्टर्बेंस टर्म। सिग्मा आई स्क्वायर ये बता ही दिया, सिग्मा स्क्वायर ठीक है कांस्टेंट वाला वेरिएंस है जब होमोस्केडेस्टिसिटी केस होगा। बीटा पैरामीटर है, इसका लॉग अप लेंगे तो लॉग सिग्मा आई स्क्वायर, फिर लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस n होगा तो लॉग सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा आगे आ जाएगा लॉग m टू दी पावर n लॉग m हो जाएगा, तो बीटा लॉग xi प्लस bi, where bi is the stochastic disturbance term, sigma I square is the variance, ठीक है, heteroscedastic of the error term। सिंस सिग्मा I square ये जो हमारा होता है वैल्यू ये नोन नहीं होता है, तो हम लोग वहीं फिट करके मॉडल को वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेजिड्यूअल का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज यूजुअली नॉट नोन, इट इज एस्टिमेटेड बाय यू आई स्क्वायर एंड फॉलोइंग रिग्रेशन इज रन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग यू आई हैट का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा लॉग एक्स आई प्लस यू आई। ठीक है, where ui hat square क्या है, is the estimated square of residuals obtained after the fitting the model ignoring the heteroscedasticity। तो यहाँ जो हम पहले बताएं कि ये ui hat क्या है, आप मॉडल को रिग्रेशन को फिट करेंगे तो वहां से ui hat को निकालना है। ठीक है, कि और यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो हमारा क्या है, होमोस्केडेस्टिसिटी है। तो वहां से जब निकल जाए तो फिर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आई अननोन है, यहाँ पे पुट कर देंगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ बीटा टर्न्स आउट टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देन हेटेरोस्केडेस्टिसिटी इज प्रेजेंट, एंड इफ टर्न आउट टू बी इनसिग्निफिकेंट देन होमोस्केडेस्टिसिटी इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग एसएलआर में
वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। यहाँ पे जैसे हम लोग सिग्निफिकेंस चेक करते थे टी टेस्ट लगा के, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से एसएलआर मॉडल का ही फॉर्म वही हो चुका है। कुछ नोट देख लेते हैं कि द सीसीटी ऑफ द पार्क टेस्ट इज क्वाइट अपीलिंग एंड गोल्डफील्ड एंड क्वांडिट आर्ग्यू दैट कि वी आई, ये जो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है, डज नॉट सेटिस्फाई द ओएलएस एजम्पशंस ऑफ होमोस्कैडिस्टिक। हमने अभी कहा कि यहाँ पे जो बीटा का आपको सिग्निफिकेंस चेक करना है, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा तो हेटेरोस्केडेस्टिसिटी होगा, नहीं होगा तो होमोस्केडेस्टिसिटी होगा। तो ऐसा पार्क ने इस मॉडल को लेकर चला और कहा कि आप यहाँ ओएलएस प्रिंसिपल लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक अनदर थे गोल्डफील्ड एंड क्वांडिट, इनका भी एक अलग टेस्ट आया। उन्होंने ये कहा नहीं, ये जो हमारा वी आई है ये सेटिस्फाई नहीं करता जो भी हमारे ओएलएस के जंक्शंस है। ठीक है, तो इसी को दूर करने के लिए एक नया टेस्ट आया जिसका नाम है गोल्डफील्ड एंड क्वांटिट। तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग अगला जो टेस्ट देख रहे हैं वो है हमारा ग्लेशियर टेस्ट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है कि डेवलप्ड बाई हर्बर्ट ग्लेशियर एंड बेस्ड ऑन इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूअल्स वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिड्यूअल। उसमें अभी क्या था, यू आई हैट स्क्वायर लेते थे पार्क टेस्ट में, इसमें हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिड्यूअल। कुछ स्टेप्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट ओरिजिनल रिग्रेशन विथ ओएलएस, मतलब प्रिंसिपल लगा के आप लोग एस्टिमेट करिए जो भी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, जो हमारा मॉडल उसको फिट कर दिए वाई आई इक्वल टू जो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन ग्लेशियर ने यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म लिया, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले आप क्या, जो ओरिजिनल रिग्रेशन है वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन ऐसे, उसको आप लोग फिट करिए, वहां से आप लोग बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू फाइंड करिए, फिर वहां से आप लोग सैंपल रेजिड्यूअल निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, रिग्रेस द एब्सोल्यूट वैल्यू ई आई ऑन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज एसोसिएटेड विद द हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप ई आई को रिग्रेस करिए, एक मॉडल बना लीजिए जिसमें एक्स आई हो और साथ ही हेटेरोस्केडेस्टिसिटी हो। तो ग्लेशियर ने इसके लिए कौन से फंक्शनल फॉर्म लिए वो देख लेते हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस बी आई। दूसरा मॉडल होगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन रूट एक्स आई प्लस बी आई। तीसरा होगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन अपॉन एक्स आई वी आई, वेयर वी आई इज द एरर टर्म। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि सिलेक्ट द इक्वेशन विथ द हाईएस्ट आर स्क्वायर। कोफिशिएंट कॉम्बिनेशन हर एक इक्वेशन निकालिए, जिसका सबसे अधिक होगा उस इक्वेशन को आप लोग चूज कर लीजिए। तो वही कहा, सिलेक्ट द इक्वेशन विथ द हाईएस्ट आर स्क्वायर एंड लोवेस्ट स्टैंडर्ड एरर्स टू रिप्रेजेंट हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। फिर उन्होंने इसके टेस्ट किया कि चलो नल हाइपोथेसिस हम लोग बीटा वन जीरो मान लेते हैं, बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो। और इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग टी टेस्ट यूज करिए। किस पे यूज करिए, किस इक्वेशन के लिए, अब वहां जिसका आर स्क्वायर क्या हो ज्यादा। तो परफॉर्म अ टी टेस्ट ऑन द स्टेट इक्वेशन इन स्टेप 3। इफ बीटा वन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देन रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द होमोस्कैडिस्टिसिटी। ये पूरी प्रोसेस रही ग्लेशियर टेस्ट में। अच्छा, ग्लेशियर टेस्ट में क्या क्या डिफिकल्टी है वो देख लेते हैं। One of the problem with the Gleason test is that the error term in auxiliary regression can be heteroscedastic। ठीक है, चाहे पार्क टेस्ट में भी गोल्डफील्ड ने कहा कि नहीं ये ओएलएस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इन दो, चाहे पार्क टेस्ट हो चाहे ग्लेशियर, ये रहती है कि वी आई नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि ओएलएस कहता है कि होना चाहिए। Also below mentioned functional form have non-linear parameters। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हेटेरोस्केडेस्टिसिटी हमारे मॉडल में है तो उसको कैसे हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे उस मॉडल से। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्या था, वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई सिग्मा आई स्क्वायर था। अगर हम मल्टीपल
रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन होगा, जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा, 0 होगा, और कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा, सिग्मा आई नॉट इक्वल टू y। इसका अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म देखें तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा वन स्क्वायर होगा 0, सिग्मा टू स्क्वायर, डायगोनल में सब डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा यहाँ पे ये मतलब कोवेरियंस बिटवीन ई आई एंड ई जे, ये तो 0 होगा, आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, लेकिन जो डायगोनल टर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जो वेरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। ये अनकोरिलेटेड तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, आइडेंटिटी नंबर क्या होगा, डायगोनल टाइप का होगा। तो अगर ऐसा केस आता है हेटेरोस्केडेस्टिसिटी, तो इसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं कि यदि जो यहाँ पे हमारा सिग्मा आई स्क्वायर आई या एसएलआर में सिग्मा आई स्क्वायर इसका नोन हो, ठीक है, इसमें जो पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे उसका मेथड का नाम होता है जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर या वेटेड लिस्ट स्क्वायर मेथड। और यदि अननोन होगा वेरिएंस, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे फिजिबल जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर या वाइड करेक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जब एरर वेरिएंस हमारा नोन हो तो उसको हम लोग जीएलएस और डब्ल्यूएलएस से कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसी को हम लोग देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, वो है एमएलआर टाइप का मॉडल। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास मॉडल है जो एमएलआर टाइप का है, y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन जो है एज इट इज, और कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन जिसको हम लोग v एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, वहां पे यह है कि सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर डॉट डॉट सिग्मा एन स्क्वायर, और अनडायगोनल एलिमेंट क्या है, सब 0 है। टू फाइंड एस्टिमेटर ऑफ बीटा बाई ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज द एरर सम ऑफ। हमारे पास एक मॉडल है जो कि हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग ओएलएस से इसको एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हमने ओएलएस का सिंपल सा जो हमारा मेथड होता है कि मिनिमाइज कर दो एरर सम ऑफ स्क्वायर को, तो हम लोग लिख देंगे एस बीटा इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन प्राइम एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ y माइनस एक्स बीटा का होल प्राइम y माइनस एक्स बीटा। इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन, ये शायद दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं लिख देता हूं डेल एस बीटा अपॉन डेल बीटा टू डेल अपॉन डेल बीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। y माइनस एक्स बीटा को होल प्राइम y माइनस एक्स बीटा को जब ओपन करेंगे तो ये होगा y प्राइम y माइनस वाई प्राइम एक्स बीटा, फिर बीटा प्राइम एक्स प्राइम वाई, सिंस एक्स बीटा का होल प्राइम क्या होगा, बीटा प्राइम एक्स प्राइम, प्लस बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा। और इसको हम लोग ओएलएससी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देते हैं, 0 के इक्वेट कर दिया, बीटा इक्वल टू बीटा कैप। बारी बारी से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल बीटा वाई ट्रांसपोज वाई माइनस डेल अपॉन डेल बीटा वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा माइनस डेल अपॉन डेल बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स वाई प्लस डेल अपॉन डेल बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा। इसका हमको डिफरेंशिएट करना होगा। एक ये आपको नोटिस करना होगा कि डेल अपॉन डेल बीटा एक्स ट्रांसपोज वाई होल टू द पावर प्राइम बीटा, मतलब अगर ऐसा फॉर्म हो कि डेल अपॉन डेल बीटा ए प्राइम बीटा हो तो इसकी जनरली जो वैल्यू आती है वो ए आती है। तो यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज वाई का होल ट्रांसपोज है, ये ए हुआ तो एक्स ट्रांसपोज वाई, डेल अपॉन डेल बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई, यानी कि डेल अपॉन डेल बीटा हो, यहाँ पे कुछ बीटा ट्रांसपोज हो और यहाँ पे ए हो, तो ये सिंपली ए आ जाता है, तो एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। और डेल अपॉन डेल बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा, उसकी वैल्यू होती है 2 एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा। ये डिफरेंशिएशन रूल है।
सॉरी मैट्रिक्स का और वेक्टर का, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जब करेंगे तो यहाँ से डेल अपॉन डेल बीटा एक्स ट्रांसपोज का बीटा माइनस होगा, इसका तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। डेल अपॉन डेल बीटा वाई ट्रांसपोज वाई, इसकी तो वैल्यू जीरो, इसमें तो बीटा है ही नहीं, ये माइनस होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीटा यहाँ पे बीटा है, तो इसको हम लोग ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखना है। एक्स ट्रांसपोज वाई का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब ये ए हो गया तो एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से ये बीटा बीटा प्राइम में, तो एक्स ट्रांसपोज वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा टू एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। इसको सम करें तो माइनस टू एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस टू एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कैप इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, इस पर लेकर आएंगे इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कैप एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, अगर ये फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स होगा तो ये इस पार जाएगा, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये हमारा ओएलएससी एस्टिमेटर आ गया किस केस में, जब हेट्रोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट हो और हम ओएलएस मेथड से एस्टिमेट किए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को कोवेरियंस मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे द ओएलएससी इज बीटा कैप इक्वल टू बी एक्स ट्रांसपोज वाई आ जाएगा। एस्टिमेशन एरर नथिंग बट क्या होता है, बी माइनस बीटा। तो ये वैल्यू बी की वैल्यू रख देंगे, एक्स ट्रांसपोज वाई, यहाँ बी रखेंगे तो वाई, वाई की वैल्यू क्या होगा, एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन माइनस बीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज, या ध्यान रखिएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा होगा प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन होगा। तो ये तो वैल्यू एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, रीजनली बीटा बचेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? जी ठीक है, और उसके बाद ये होगा एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन, वो जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये बीटा जो आएगा, इस ये वाले बीटा इस बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बी माइनस बीटा, ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले लोगे, ये तो सब कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ साइलेंट ये जीरो ही होता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ बी मतलब कि हेट्रोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट में जो हमने पैरामीटर बी निकाला, उसका जो अनबाज चेक किया वो हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन चेक किया वो अनबाज एस्टिमेटर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इक्वल टू बीटा। तो वही कह रहा है कि द ओएलएससी रिमेन्स अनबायस्ड इवन अंडर हेट्रोस्केडेस्टिसिटी। अब इसके हम लोग कोवेरिएंस को देख लेते हैं। तो सिंपली वेरिएंस ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी माइनस बीटा का होल ट्रांसपोज। बी माइनस बीटा क्या आया है, एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन, बी माइनस बीटा का होल ट्रांसपोज। अब इस पूरी वैल्यू को ट्रांसपोज करिएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एप्सिलॉन। अगर आप इसका पूरा ट्रांसपोज लीजिएगा तो इस पे आएगा पहले एप्सिलॉन डैश, फिर एक्स का ट्रांसपोज एक्स होगा, फिर एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप अंदर लेंगे तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन आएगा, यहाँ से ट्रांसपोज हो गया एप्सिलॉन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन का प्राइम एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स। और ये हमको पता ही है कि कोवेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन हमने ले ही चला है, वो क्या माना है कि सिग्मा वन ये सिग्मा एन स्क्वायर, और इसको हम लोग मान लिए हैं कि ओमेगा मैट्रिक्स इक्वल होगा, यहाँ पर हमने ओमेगा रख दिया। कोवेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन को हम लोग लिख ही सकते हैं, दिस थिंग्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन, ये तो वैल्यू जीरो, यही आएगा। तो ये हमारा ये होगा। तो कोवेरिएंस अभी इन केस ऑफ होमोस्केडेस्टिसिटी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स होता है। ठीक है, जो कि दोनों सेम नहीं, और जनरली ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा ही है, इसलिए हमारा जो हेट्रोस्केडेस्टिसिटी केस में ओएलएससी जो होता है वो एफिशिएंट नहीं होता। क्लियर? अब हम लोग अच्छा, अब हेट्रोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे जीएलएस और डब्ल्यूएलएस में जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर और वेटेड लिस्ट स्क्वायर को मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड वो देख लेते हैं। सिंस यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा हमने पहले पता क्या है, सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर डॉट डॉट सिग्मा, एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
सिंस ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग किसी भी पॉजिटिव सिमेट्रिक मैट्रिक को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू के के डैश। अब ये हमारा मॉडल है। ये मेथड जो है, जब भी आपको जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना होगा एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर को, तो हमेशा पहले उस मान लीजिए हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है, आपको जीएलएस लगाना है, तो पहले जीएलएस का मेथड का जो हम रूल बता रहे हैं आप उसको समझ लीजिए, हर केस में ही लगाइएगा, जिससे कि हमारा जो मॉडल हो फिर एसएलआर में सॉरी एमएलआर में कन्वर्ट होगा, उसके एजम्पशंस फॉलो करेगा, फिर आराम से हम लोग उसके पैरामीटर का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन हो गया। अब कह रहा है कि के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के इनवर्स वाई के इनवर्स एक्स बीटा प्लस के इनवर्स एप्सिलॉन। अब कह रहा है कि जेड इक्वल टू लेट करिए कि जेड इक्वल टू के इनवर्स वाई, बी इक्वल टू के इनवर्स एक्स और जी इक्वल टू के इनवर्स एप्सिलॉन। अब एक्सपेक्टेशन आप जी निकालिए, तो यह के इनवर्स एप्सिलॉन ये वैल्यू जीरो ही थी, तो पूरी जीरो हो जाएगी। कोवेरियंस आप जी निकालिए, तो के इनवर्स कोवेरियंस ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कोवेरियंस आप जी निकालिए तो के इनवर्स कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन के इनवर्स का डैश हो जाएगा, और ये हमारा ओमेगा था ही। ठीक है, अब ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं के डैश, और ये वैल्यू आइडेंटिटी, ये वैल्यू आइडेंटिटी, तो एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब किस फॉर्म का आ गया, वन वन टाइप का फॉर्म आ गया, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया जिसका वेरिएंस सबका सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम एरर टर्म है उसका एक तो एक्सपेक्टेशन जीरो हो गया, और कोवेरियंस मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब हम लोग आसानी से यहाँ पे एमएलआर या एसएलआर का जो एस्टिमेटर होता है, वो एलएस एस्टिमेटर, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ये मॉडल है जेड इक्वल टू बी बीटा प्लस जी, ये हमारा क्या ओएलएस एस्टिमेटर, अब यहाँ पे ओएलएस मेथड लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बीटा कैप, जैसे क्या होता है y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। अगर ये एमएलआर के सारे जंक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब इसका कोवेरियंस मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक्सपेक्टेशन जीरो है, तो यहाँ से हमारा बीटा हेड ओएलएस क्या आता था, एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। वैसे ही ये ध्यान देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है आपका बी है, बी एक्स ट्रांसपोज बी प्राइम बी का होल इनवर्स बी प्राइम, यहाँ पे वाई क्या है जेड हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे कि v की वैल्यू क्या थी, ध्यान दीजिएगा के इनवर्स एक्स, तो के इनवर्स एक्स रखेंगे b के हैं, तो के इनवर्स एक्स का होल ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज के इनवर्स डैश हो जाएगा, फिर के इनवर्स एक्स का होल इनवर्स के एक्स प्राइम के इनवर्स का डैश इंटू के इनवर्स वाई। इसको लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स एक्स ट्रांसपोज, फिर के डैश का होल इनवर्स एक्स का इनवर्स। ठीक है, और ये वैल्यू ओमेगा आ जाएगा, फिर यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा इनवर्स हो जाएगी। ये हमारा बीटा जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आ गया। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज ओमेगा का होल इनवर्स एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स वाई। अब यहां से एस्टिमेशन एरर निकाल लेते हैं, वही बी माइनस बीटा का फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बी माइनस बीटा एस्टिमेशन एरर बी माइनस बीटा निकालना, तो एक्स ट्रांसपोज ओमेगा का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एप्सिलॉन। अब ये आएगा कैसे, सिंपली बीटा की ये वैल्यू है, यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या रख दीजिए आप एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स वाई क्या हो जाएगा एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। अब ये मल्टीप्लाई इस पे करिएगा तो ये पूरी आइडेंटिटी हो जाएगी, ओमेगा इनवर्स एक्स बीटा, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ए इनवर्स ए, बीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बीटा रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बस बचेगा ये वाला टर्म एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन, तो ये जीरो,
एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप जीएलएससी इक्वल टू बीटा। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका हो गया, बीटा का। फिर वैसे ही कोवेरियंस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी माइनस बीटा का होल ट्रांसपोज एज यूजुअल एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स। फिर एक्सपेक्ट एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स आएगा ही है। फिर यहाँ पे इट्स ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन डैश आएगा। फिर ओमेगा होल ट्रांसपोज लेंगे, पहले ही बता चुके हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स, और यहाँ पे क्या है आपका एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एप्सिलॉन, इसको ए मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्म लेके चल रहे हैं ना हम, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे ए एप्सिलॉन का होल ट्रांसपोज जाएगा, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन प्राइम आएगा, फिर ए प्राइम आएगा, और ये हमारा क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है। फिर ए की वैल्यू जो हमने माना था वो रख देंगे। तो जब आप इतना कर लीजिएगा तो इस फॉर्म में आएगा कि एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स ओमेगा ओमेगा इनवर्स एक्स एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो फिर एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स, फिर एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर ये वैल्यू जस्ट एज इट इज उतर जाएगी। अब ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इनवर्स ए, फिर एक्स ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स एक्स का होल इनवर्स। ये हमारा कोवेरिएंस बीटा कैप जीएलएससी का फार्मूला आ जाएगा। तो ये रहा कि कैसे हम लोग मल्टीपल एमएलआर मॉडल जिसमें हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट हो, तो कैसे जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर यूज करके हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। अगर वहीं डब्ल्यू एल एस की बात करें तो डब्ल्यू एल एस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ वेट दे दिया हो, ठीक है ना। जैसे हमारा ओमेगा क्या था, सिंपली यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा एन स्क्वायर। अगर हमारा ओमेगा इस फॉर्म का हो कि सिग्मा स्क्वायर बाई समथिंग वेट भी गिवन हो, सिग्मा स्क्वायर पॉइंट W1 सिग्मा स्क्वायर बाई W2 सिग्मा स्क्वायर WN, ठीक है, इस फॉर्म का अगर हो तो उस केस में जो ओमेगा इनवर्स है वहां पे हम लोग बस एक वेट ले लेंगे W, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो बस जहां फार्मूला था हमारा ओमेगा, यहाँ पे क्या होता था ओमेगा इनवर्स, यहाँ पे डब्लू रख देंगे, यहाँ पे ओमेगा इनवर्स क्या है डब्लू रख देंगे। तो एज इट इज यही हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू एल एस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रूव बाय इफेक्ट ऑफ हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। अब हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का एसएलआर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे कैसे इफेक्ट होता है, मतलब कि उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन देख लें, वेरिएंस देख लें, क्या इफेक्ट होता है। तो वन बाय वन हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एसएलआर मॉडल, जब उसमें इंटरसेप्ट पैरामीटर ना हो। तो मान लेते हैं वाई आई इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस ई आई, वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई जीरो, वेरिएंस ऑफ ई आई सिग्मा आई स्क्वायर। इसका मतलब हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है, कोवेरिएंस ई आई इज इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। एमएलआर में इसको क्या कह सकते हैं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एरर वेक्टर इज डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि डायगोनल है, ये सब चेंज है, ये ए है, ये बी है, ये सीड है, ये सब जीरो जीरो तो है, लेकिन ये क्या है, डायगोनल है, ये सब इक्वल नहीं। तो हम जानते हैं कि ओएलएस हमारा क्या आता था, याद होगा, अगर बीटा नॉट प्लस बीटा वन हम लोग केस करते थे, तो यहाँ पे एसएलआर केस में जो हमारा बीटा वन कैप आता है वो होता है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बस यही होता है। तो बीटा कैप ओ एल एस क्या हो जाएगा, समेसन एक्स आई वाई आई, सिंस हमारा इंटरसेप्ट है नहीं तो समेसन एक्स आई स्क्वायर। फिर वाई आई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे बीटा एक्स आई प्लस ई आई। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों में करेंगे तो ये बीटा बाहर हो जाएगा, समेसन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेसन एक्स आई ई आई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बीटा आएगा प्लस समेसन एक्स आई ई आई समेसन एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एज इट ही जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई इसकी वैल्यू जीरो है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा ओ एल एस क्या हो जाएगा, बीटा।
ठीक है, तो अनबाउंसनेस पे कोई भी इफेक्ट हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का नहीं होगा। अब हम लोग जिसमें इंटरसेप्ट भी हो तो एसएलआर मॉडल देख लेते हैं। तो हमारा जो इंटरसेप्ट और स्लोप के फॉर्म में एसएलआर मॉडल है, वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई इक्वल टू जीरो, वेरियंस ऑफ ई आई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे बीटा वन ओ एल एस हमको पता है एस एक्स वाई अपान एस एक्स एक्स होता है, बीटा ओ नॉट का होता है वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार होता है। दोनों हमारा यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे वाई आई का फॉर्म है तो सब लीनियर होते हैं वाई आई में, तो इस पूरे फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं बी वन इजकल टू समेशन आई गोज टू वन टू एन के आई वाई आई। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने के आई को मान लिया कि एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एस एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला फॉर्म है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वाई आई। हमने के आई वाई आई इसलिए लिखा क्योंकि देखो अगर इसको मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करें तो क्या होगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये समेशन एक्स आई तो रहेगा माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई आई होगा, फिर माइनस वाई बार तक कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ले, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, जीरो। ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। के आई समेशन के आई क्या होगा, जीरो। अगर इसी समेशन ले लें तो मीन डेविएशन अबाउट जीरो हो जाएगा। के आई एक्स आई, अगर एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एस एक्स बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे, एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे सम ले लो तो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई, ये क्या हो जाएगा एन एक्स बार स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू क्या होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, नीचे भी तो वही है, ये वन हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वन समेशन के आई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई क्या है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई। अब समेशन के आई बीटा नॉट, अब समेशन के आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा नॉट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन के आई प्लस बीटा वन के आई एक्स आई, इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू जीरो, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वन इजकल टू बीटा वन। दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार होता है। वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार प्लस एप्सिलॉन बार, क्योंकि वाई आई इजकल टू क्या है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार प्लस सॉरी बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। तो यहाँ पे अगर वाई बार समेशन वाई डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार। अब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन इसकी तो जीरो हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन, अभी बी वन क्या देखे हैं बीटा वन देखे हैं, ये भी बीटा वन एक्स बार हो जाएगा, ये बीटा वन कैंसिल, ये जीरो, तो बीटा वन नॉट बचेगा, तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। ठीक, अब हम लोग ब्लू देखना चाहते हैं, मतलब वेरिएंस देखना चाहते हैं कि वेरिएंस क्या होगा दोनों के केस में। तो पहला केस जब इंटरसेप्ट नहीं होगा तो यहाँ पे बीटा कैप ओ एल एस क्या होगा समेशन एक्स आई वाई आई अपन समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू वाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा एक्स आई। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा जस्ट यहाँ पे यही होगा बीटा प्लस समेशन एक्स आई ई आई समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीका, आप डायरेक्ट भी वेरिएंस निकाल सकते हैं या तो फिर इस फॉर्म में एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप का होल स्क्वायर वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये बीटा जो था यहाँ पे आ जाए तो बीटा कैप ओ एल एस माइनस बीटा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स आई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये होल स्क्वायर है तो समेशन एक्स आई स्क्वायर का स्क्वायर नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली खोलेंगे तो समेशन ये स्क्वायर इस पे आएगा एक्स आई स्क्वायर ई आई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डबल समेशन ई आई जे एक्स आई जे हो जाएगा।
ये हम लोग को फॉर्मूला पता ही है कि समेशन एक्स आई ई आई, अगर पूरे समेशन को होल स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन ई आई स्क्वायर का आएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम डबल समेशन एक्स आई एक्स जे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई ई जे। हमको पता है कोवेरियंस ऑफ ई आई ई जे क्या है, जीरो है, डायगोनल एलिमेंट ये वाले जीरो है, ये तो पूरी वैल्यू जीरो। इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा आई स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर हम लोग होमोस्केडेस्टिसिटी की बात करें तो वेरिएंस ऑफ ई आई सिग्मा स्क्वायर होगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रख देंगे तो ये समेशन एक्स आई स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर है। ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए इनएफिशिएंट होता है। अब दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं कि जब टू पैरामीटर हो, जब टू पैरामीटर होगा उस केस में अब जब दो पैरामीटरों का मतलब उसमें स्लोप भी हो और इंटरसेप्ट भी हो तो उस केस में सिंपली वही करेंगे, हमारा जो बीटा वन होगा वो हमारा लीनियर फंक्शन ऑफ वाई होगा समेशन के आई वाई आई, ऊपर देख ही लिया है। वेरिएंस आप फार्मूला लगा दो तो के आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई प्लस के आई के जे को वेरिएंस वाई आई वाई जे। ठीक है। और को वेरिएंस वाई आई वाई जे क्या होता है, जीरो ही होगा क्योंकि ई आई ई जे पे डिपेंड करेगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है डायगोनल एलिमेंट, तो ये जीरो ही होगा। अब के आई स्क्वायर, तो ये के आई की वैल्यू क्या थी, एक्स आई माइनस एक्स बार और एस एक्स एक्स था, तो यहाँ पे रख देंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या होगा, सिग्मा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वेरिएंस ऑफ बी बी वन क्या हो जाएगा, जब हमारा होमोस्केडेस्टिसिटी होगा सिग्मा स्क्वायर एस एक्स एक्स होता, तो ये वैल्यू वाले जिससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो अंडर ब्लू वेरिएंस ऑफ बी वन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स विच इज मिनिमम, सो बी वन इज नॉट ब्लू। ऐसा समझ में। अब बी नॉट की बात कर लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ बी नॉट वाई बार क्या होता है, बी ये फॉर्म होता है वाई माइनस बी वन एक्स बार, तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ इसका प्लस वेरिएंस ऑफ इसका फिर को लेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई बार प्लस एक्स बार स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बी वन हो जाएगा माइनस टू एक्स बार को वेरिएंस वाई बार बी वन, ये वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई बार क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा प्लस एक्स बार स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बी वन, ये अभी निकाले हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू जीरो। इसको प्रूफ करने के लिए कोवेरियंस ऑफ वाई बार बी वन, तो वाई बार को लिख सकते हैं सॉरी कोवेरियंस का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार बी वन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वन। यहाँ से वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार निकालिएगा तो ये हमेशा एप्सिलॉन बार आएगा, क्यों आएगा देख लेते हैं। वाई बार इक्वल टू क्या था, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार, ये था। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार, माइनस करेंगे तो खत्म, बस ये बचेगा। ठीक है। बीटा वन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा बी वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल बी वन की समेशन के आई वाई आई रख देंगे, फिर ये एप्सिलॉन बार समेशन के वाई आई की वैल्यू खोल दीजिए, बीटा नॉट यहाँ पे, तो बीटा नॉट समेशन के आई प्लस बीटा वन क्या होगा, सॉरी वाई आई को लिख सकते हैं ना, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा बीटा नॉट प्लस समेशन के आई प्लस बीटा वन समेशन के आई एक्स आई प्लस समेशन के आई एप्सिलॉन माइनस बीटा वन समेशन एप्सिलॉन आई।
एक्सपेक्टेशन लेंगे, समेशन क्या आई 0 है, ये वैल्यू समेशन क्या 1 है, ये बीटा वन, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही कहानी है, ये सब 0 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमारा फार्मूला होगा वेरिएंस ऑफ बी नॉट का अंडर जीएलएससी। यहां तक हमने पढ़ लिया हेट्रोस्केडेस्टिसिटी के बारे में।